हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ल्यू मैथ्स। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था स्टैटिस्टिक्स का, टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा। तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने दो टॉपिक पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा था टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्या होता है, ये हमने पढ़ा था टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। और हमने पढ़ा था टेबुलर प्रेजेंटेशन, ठीक है बेटा। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर से ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो इसी में आ जाता है, वो है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो इसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये तो आई होप कि आपको कल ही क्लियर हुआ होगा। हमारे पास कुछ काइंड्स ऑफ टेबल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कंपोनेंट्स ऑफ टेबल पढ़ा था, ठीक। और हमारा टेबल किस तरीके से मतलब एक गुड टेबल के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, तो ये हमने कल पढ़ा था। तो आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्या, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब देखो ध्यान से, अभी तक तो हमने टेबल्स बना दिए, ठीक है। अब हम डायग्राम से उसी सेम वही डेटा होगा हमारे पास और उसको हम डायग्राम से दिखाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायग्राम्स है। तो पहला जो सबसे पहला इसमें आ जाता है वो है पहला, जिसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक फॉर्म। क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिक फॉर्म। पहला पहला काइंड ऑफ डायग्राम, जिस तरीके से आपके पास काइंड्स ऑफ टेबल्स होते हैं वैसे आपके पास काइंड्स ऑफ डायग्राम्स भी होते हैं। तो पहला जो आता है वो है जियोमेट्रिक फॉर्म। नेक्स्ट जो आपके पास है वो है फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स। फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स। और नेक्स्ट टाइप जो इसमें आ जाएगा वो है अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से, इसमें फर्दर कुछ क्लासिफिकेशन है। जैसे कि ज्योमेट्रिक फॉर्म में आपको दो टाइप्स पढ़ने होते हैं। पहला टाइप जो आपको पढ़ना है उसको हम बोलते हैं बार डायग्राम। बार डायग्राम, ठीक है, बार डायग्राम। और नेक्स्ट जो आपको इसमें पढ़ना है वो है पाई डायग्राम। बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम। बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स में आपको तीन डायग्राम्स पढ़ने होते हैं। एक तो आपको पढ़ना है इसमें एक आपको पढ़ना है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम्स क्या होते हैं। उसके बाद पॉलीगॉन, इसमें आपको पढ़ना है पॉलीगॉन भी। उसके साथ साथ आपको पढ़ना है आर्ग्यू करो। आर्ग्यू करो, ठीक है। तो वो उसके बाद अगर और फर्दर क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, देखो बिल्कुल अच्छे से समझना है। जितना आपका ये फ्लो चार्ट क्लियर होगा ना तो चैप्टर उतना ही आसान होगा आपके लिए, ठीक है। तो बार डायग्राम जो मैंने यहाँ पे लिखा, इसमें आपको और फर्दर क्लासिफिकेशन मिलेगी। जैसे कि आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें सिंपल बार डायग्राम, आपको पढ़ना पड़ेगा मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम। उसके बाद डिफरेंशियल बार डायग्राम। डिफरेंशियल बार डायग्राम। नेक्स्ट परसेंटेज बार डायग्राम। और फिर लास्ट जो इसमें पढ़ना पड़ेगा डिविएशन बार डायग्राम। डिविएशन बार डायग्राम। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे, एक तो हमें सिंपल बार डायग्राम पढ़ना है, मल्टीपल बार डायग्राम, डिफरेंशियल बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम, डिविएशन। उसके बाद पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन, आर्ग्यू, और लास्ट में हम पढ़ेंगे किसको, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ को पढ़ेंगे बेटा। तो एक एक करके इनको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास डायग्राम है वो कौन है, वो है बार डायग्राम। बार डायग्राम, ठीक है। अब डायग्राम बार डायग्राम में अगर हम देखेंगे कि बार डायग्राम में क्या फीचर्स होते हैं और इसमें हम किस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझो यहाँ पे, बार डायग्राम जो होते हैं ना, बार्स असल में बोला जाता है, बार्स जो होते हैं ना, ये होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई भी डेटा लिखूं, ठीक है, अगर मैं कोई भी डेटा यहाँ पे लिखूं, उसको अगर मैं ग्राफ से रिप्रेजेंट करूं, तो अगर मैंने कुछ इस तरीके से बार यहाँ पे बना लिया, पहला बार मैंने ये बना लिया, ठीक है।
पहला बार मैंने ये बनाया, दूसरा मैंने ये बनाया, तीसरा मैंने ये बनाया, ठीक है। तो इसको बोला जाता है बार डायग्राम, ठीक है। या फिर आपकी मर्जी है, फिर आप एक्स एक्सिस पे क्या दे रहे हो और वाई एक्सिस पे क्या दे रहे हो, ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन बार डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो बार डायग्राम्स में डेटा जो है वो आप प्रेजेंट करते हो इन द फॉर्म ऑफ बार्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिखेंगे, बार डायग्राम्स में डेटा आर प्रेजेंटेड data are presented in the form of bars, in the form of bars are rectangles, ठीक है। बार्स आर रेक्टेंगल्स, ठीक है। ये जो बार्स होते हैं ना, इनको कॉलम्स भी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट जो आपको यहाँ पे खास ख्याल रखना है कि बार डायग्राम जो होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं 1D डायग्राम भी। क्या बोला जाता है इनको? वन डायमेंशनल डायग्राम भी। अब वन डायमेंशन यही इंपॉर्टेंट है इसमें कि 1D क्यों बोला जाता है। अब बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लेंथ ऑफ बार्स कंसिडर करते हो। मतलब क्या है यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे पहले लेंथ ऑफ बार्स इज कंसिडर्ड, इज कंसिडर्ड, इज कंसिडर्ड, ठीक है। जो भी आपको कंपैरिजन करना होगा, ठीक है, फॉर पर्पस ऑफ कंपैरिजन, फॉर पर्पस ऑफ कंपैरिजन। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि देखो यहाँ पे ये जो बार की लेंथ है ना, या फिर इसकी जो हाइट है, ठीक है, लेंथ और हाइट, हम सिर्फ और सिर्फ इसको कंसिडर करते हैं जब भी हमें कंपैरिजन करना होता है। और एक देखो, दो डायमेंशंस होते हैं रेक्टेंगल के, एक तो लेंथ है और एक आपके पास ये विड्थ है ना, विड्थ है। यहाँ पे विड्थ को हमें कांस्टेंट रखना, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना होगा उतना ही हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक भी रखना है, उतना ही हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक भी रखना होता है, ठीक है। तो बार डायग्राम में हम विड्थ को कांस्टेंट रख लेते हैं, लेकिन लेंथ जो है वो इसलिए वेरी हो जाता है क्योंकि यहाँ से हम जो भी हमारे पास डेटा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं देखूं कि ये क्लास 10th है और ये क्लास 9th है और ये क्लास 8th है, तो आपको दूर से ही दिख रहा है कि क्लास 10th के सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले। अगर मैं यहाँ से मार्क्स की बात करूँगा, ठीक है, तो आपको दूर से दिख रहा है कि मार्क्स ऑफ 10th जो है ना वो सबसे ज़्यादा है। तो वो किस तरीके से आपको पता चल रहा है? इस लेंथ की वजह से, इस हाइट की वजह से। तो इसीलिए हम बार डायग्राम्स को क्या, कौन से डायग्राम्स बोलते हैं? 1D, वन डायमेंशनल डायग्राम्स, ठीक है। 1D इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ को कंसिडर करते हैं। यहाँ पे ब्रेड्थ जो होती है, यहाँ पे जो ब्रेड्थ होती है वो कांस्टेंट रहती है या फिर वो क्या रहती है? सेम रहती है। लेकिन लेंथ जो होती है वो डिफर होती है, ठीक है, वो डिफर होती है, वो डिफर होती है, ठीक। अब ये जो बार डायग्राम्स है ना, ये आपके हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी बना लिया, ये हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम है, ठीक है। और ये आपके क्या हो सकते हैं? ये आपके वर्टिकल बार डायग्राम्स भी हो सकते हैं। लेकिन यूजुअली जो हम पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स में, हम हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम्स ही बना लेते हैं। लेकिन अब दोनों, मतलब दोनों टाइप से हमारे पास हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है, ठीक है। और एक चीज ये है कि इस बार डायग्राम में जो आपको ये एक्स एक्सिस की लाइन दिखती है ना, ये वाली जो एक्स एक्सिस की लाइन दिखती है आपको, इसको बोला जाता है बेस लाइन। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बेस लाइन। तो यहाँ पे अगर आपसे मैं बोलूंगा कि क्या, देखो ये एक बार मैंने बना लिया, ये दूसरा बार है, ये तीसरा बार है। मुझे आप एक बात बोलो, जितने भी बार हमने बना लिए यहाँ पे, क्या बेस लाइन सेम है या डिफरेंट है? आप बोलोगे सर ये बेस लाइन तो सेम है, जो इसकी है वही इसकी भी है, वही इसकी भी है। तो यहाँ पे बेस लाइन क्या रहती है? सेम रहती है। यही छोटे छोटे पॉइंट्स आपके एग्जाम में फिर पूछे जाते हैं, ठीक है। या फिर आप बोलोगे बेस लाइन सेम या फिर कॉमन बेस लाइन है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कॉमन बेस लाइन है, ठीक है। दोनों का मतलब एक है, चाहे आप कॉमन बेस लाइन बोलो, चाहे आप बोलो बेस लाइन सेम है हर एक बार के लिए, ठीक है। तो बार डायग्राम्स के ये फीचर्स होते हैं। शाबाश, जल्दी रिवाइज करेंगे। बार डायग्राम वन डी डायग्राम होती है, मतलब वन डायमेंशनल। क्यों? यहाँ पे लेंथ ऑफ बार्स को कंसिडर किया जाता है कंपैरिजन के लिए। ब्रेड्थ सेम रहती है, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। कॉमन यहाँ पे बेस लाइन कॉमन रहती है, सेम रहती है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे फीचर्स है बार डायग्राम्स के लिए, लेकिन जो इसमें से इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या देखा इसमें कि इसमें कुछ टाइप्स है, डिफरेंट टाइप्स है ना। पहला टाइप जो है, पहला टाइप जो है वो है सिंपल
बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम। अब देखो ध्यान से, सिंपल बार डायग्राम का क्या मतलब होता है। जहां पे भी आपको एक ही, देखो जैसे आपने टेबल में पढ़ा था, काइंड्स ऑफ टेबल में वन वे टेबल, अगर आपको याद होगा, वन वे टेबल कौन सा टेबल होता था जिसमें आप एक कैरेक्टरिस्टिक ही यूज करते थे। सेम सिंपल बार डायग्राम भी वही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो डेटा होता है ना, यहाँ पे जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करोगे ना, वो एक ही करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखूं स्टेट, उसके बाद लिखूं यहाँ पे बर्थ रेट, किस स्टेट की क्या बर्थ रेट है, तो मैंने कितने कैरेक्टरिस्टिक्स यूज किए। आप बोलोगे सर आपने एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक यूज किया है ना, वन कैरेक्टरिस्टिक मैंने यहाँ पे यूज किया। तो जब भी आपके डायग्राम में एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है, तो इस चीज को आप बोलते हो क्या, वन वे टेबल। क्या बोला जाता है इसको, वन वे। क्योंकि अभी तो मैं टेबल बना रहा हूँ, उसके बाद में इसी का क्या बनाऊंगा, बार डायग्राम। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट है आपके पास, यूपी है, ठीक है, जे एंड के तो यूटी है, ठीक है, यूपी है, राजस्थान है, ठीक है, आपके पास है चलो जे एंड को भी लेंगे, उसके बाद लद्दाख है, दिल्ली है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। और बर्थ रेट जो लेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल 18 है, 41 है, फॉर एग्जाम्पल 21 है, 19 है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, देखो ये तो ऐसे वैल्यूज में ले रहा हूँ, ठीक है, ये कोई मतलब वैल्यू सच में नहीं है, रियल वैल्यूज नहीं है, बस मैं ऐसे ही कंसिडर कर रहा हूँ 18, 41, ठीक है, हो सकता है। अच्छा और एक चीज के यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अच्छा ये भी कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने स्टेट ऊपर लिख लिया और यहाँ पे हमने यूटीज लिख लिए, कोई मसला नहीं है, हम बस एक एग्जाम्पल कर रहे हैं। तो जब आप वन वे टेबल में एक कैरेक्टरिस्टिक यूज करते हो, उसी का जब बार डायग्राम बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या, सिंपल बार डायग्राम। अब इसका बार डायग्राम किस तरीके से बन जाएगा, देखो हमेशा और हमेशा आप देखो, इस तरफ हम लिखेंगे स्टेट्स को, और इस तरफ हम लिखेंगे किसको, फ्रीक्वेंसी को या बर्थ रेट को, ठीक है। अब बर्थ रेट में हम कितनी गैप रख, देखो ये सारा कुछ आपको बनाना नहीं पड़ेगा वहां पे, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट पता होना चाहिए कि सिंपल क्या होता है, डिफरेंशियल क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल बार डायग्राम में इतना आपको ये पता होना चाहिए कि एक ही सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 रखेंगे, 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, उसके बाद 50। तो पहली स्टेट जो यूपी है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसके पास जो बर्थ रेट है ना, वो इतनी है, 18 है। उसके बाद राजस्थान का कितना है, 41 है, 41 है, ठीक है। उसके बाद जे&के का कितना है, 21 है। उसके बाद दिल्ली का कितना है, 19 है। तो ये आपके सामने बार डायग्राम है, इसको बोला जाएगा वर्टिकल बार डायग्राम। आप हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेंथ वेरी कर रहे, देखो इसकी लेंथ डिफरेंट है एज कंपेयर टू दिस, एज कंपेयर टू दिस, एज कंपेयर टू दिस, लेकिन विड्थ अगर आप देखोगे, विड्थ क्या है, वो सेम है, वो डिफर नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट है। और उसके साथ साथ ये जो बेस लाइन है ना, वो भी क्या है, वो भी सेम है। तो ये होता है सिंपल बार डायग्राम। तो सिंपल बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स व्हिच आर बेस्ड ऑन ए सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है बेटा। उसके बाद अब देखो ध्यान से, ये अगर आपको पूछा जाएगा कि ये सूटेबल किस किस चीज के लिए होता है, ठीक है, तो ये सूटेबल जो रहता है, ये दोनों, चाहे आपके पास फ्रीक्वेंसी चाहे आपके पास फ्रीक्वेंसी टाइप वेरिएबल्स हो या फिर नॉन फ्रीक्वेंसी टाइप वेरिएबल्स हो। तो हमने फ्रीक्वेंसी तो पढ़ा है ना, या फिर नॉन फ्रीक्वेंसी टाइप, दोनों हमने पढ़े हैं इंट्रोडक्शन में ही, ठीक है। तो दोनों के लिए ये क्या रहते हैं, सूटेबल रहते हैं, ठीक। उसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट, क्या है हमारे पास, मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम, देखो मल्टीपल बार डायग्राम, बस अगर आप देखोगे यहाँ पे, इसमें आप एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसी को फिर से कॉपी पेस्ट ही करूँ यहाँ पे, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपके पास है, ये स्टेट है, स्टेट से स्टेट है, उसके बाद ये बर्थ रेट है, उसके बाद और एक कैरेक्टरिस्टिक यूज़ करूँ, डेथ रेट। तो इसको बोला जाएगा टू वे टेबल। टू वे टेबल इसलिए बोला जाएगा क्योंकि इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं,
ठीक है। तो इसका जो बार डायग्राम बनेगा वो होगा मल्टीपल बार डायग्राम, वो सिंपल बार डायग्राम नहीं होगा। ठीक है। अब मल्टीपल बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स व्हिच शो टू और मोर सेट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली, जहां पे आपको दो, एक या एक से ज्यादा, ठीक है, सॉरी, जहां पे आपको दो या दो से ज्यादा डेटा दिखाया जाएगा उसको आप बोलोगे क्या, मल्टीपल बार डायग्राम या फिर टू वे टेबल। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे फिर से वही लिखा, स्टेट है हमारे पास जो ऊपर लिखा था, यूपी है, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान है, JNK है, उसके बाद दिल्ली है। ठीक। तो बर्थ रेट 18, 41, 21, उसके बाद 19, उसके बाद डेथ रेट अगर हम देखेंगे, इसका 20 है फॉर एग्जांपल, इसका 30 है, इसका फॉर एग्जांपल 15 है, इसका फॉर एग्जांपल, इसका भी चलो इसका 10 है। ठीक है, 10 है। तो जब अब आप इसका बार डायग्राम बनाओगे ना, तो देखो बार डायग्राम आप किस तरीके से बनाते हो। अच्छा, और एक चीज ये है कि आप गैप छोड़ सकते हो। ठीक है, जो देखो जैसे फॉर एग्जांपल इस मल्टीपल बार डायग्राम में अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इस तरफ बर्थ रेट और डेथ रेट और इस तरफ क्या है, स्टेट्स है। ठीक है। तो हम गैप रख लेंगे फॉर एग्जांपल 10 का, 10, 20, 30 और 40। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेट यूपी का 18, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद उसका डेथ रेट कितना है, 20 है। ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखेंगे इसको, ये डेथ रेट है। ठीक है। डेथ रेट कितना है, ये बर्थ रेट है 18 और डेथ रेट कितना है, 20 है। ठीक है। तो हम डॉट डॉट का मतलब ये है कि हम पहले ही स्केल में मेंशन करके रखेंगे कि डॉट डॉट का मतलब क्या है और ये और डायगोनल लाइन्स का मतलब क्या है। जैसे ऊपर में पहले ही मेंशन करूंगा, डॉट डॉट का मतलब ये है कि बर्थ रेट और डायगोनल लाइन्स का मतलब ये है कि डेथ रेट। ठीक है। तो बार डायग्राम्स में ये इंपॉर्टेंट होता है, स्केल आप में आपको मेंशन करना पड़ता है कि क्या कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। तो ये हमने बना लिया किसका, यूपी का। अब देखो ध्यान से, जितनी गैप आपने यहाँ पे छोड़ दी है ना, उतनी ही गैप आपको यहाँ पे भी छोड़ देनी है। उसके बाद आपको क्या बनाना है, और एक बार डायग्राम किस चीज, स्टेट के लिए, राजस्थान के लिए। राजस्थान के लिए क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा। देखो आपको ये सब नहीं सीखना है। ठीक है, ये हम एकेडमिक में सिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए इसके बेसिक फीचर्स क्या होते हैं मल्टीपल बार डायग्राम के। ठीक है। उसके बाद 41 और 30, 30 तो यहाँ पे आ जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है। तो यहाँ पे फिर से वही काम करेंगे, डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे फिर हम डायगोनल लाइन्स शो कर देंगे। ठीक है। तो ये कौन सी स्टेट है, ये राजस्थान है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल बार डायग्राम बना लेते हो। ठीक है। तो मल्टीपल बार डायग्राम फिर से वही बात है कि जहाँ पे आप क्या विच शो, चलो यहाँ पे लिखेंगे, मल्टीपल बार डायग्राम्स आर दोज बार डायग्राम्स विच शो टू और मोर सेट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली, डेटा साइमल्टेनियसली। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है बार डायग्राम नंबर 3, डिफरेंशियल बार डायग्राम। डिफरेंशियल बार डायग्राम, इस डिफरेंशियल बार डायग्राम का और एक नाम है, इसको हम बोलते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम। और एक नाम है इसका जिसको हम बोलते हैं क्या, कंपोनेंट बार डायग्राम। कंपोनेंट बार डायग्राम। ठीक है। अब ये वाला जो डिफरेंशियल बार डायग्राम होता है, इसमें हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं बार डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे बार डायग्राम बनाना है, इसको हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम देखो किस लिए कहते हैं। तो सबसे पहले बार डायग्राम बना लेंगे। अगर कोई भी फैमिली या कोई भी पर्सन ए है जिसका खर्चा, चलो यहाँ पे लिखूंगा मैं 0,
फॉर एग्जांपल 500, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1500, यहाँ पे 2000, ठीक है, और यहाँ पे 2500। अब कोई भी पर्सन ऐसा है जिसका खर्चा, ठीक है, या फिर उसके मार्क्स है 9th में या 10th में, फॉर एग्जांपल उसके मार्क्स है 700, ठीक है, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे 700, ठीक। उसके बाद जब वो 10th में आ गए, ये तो 9th के मार्क्स है, उसके बाद उसको देखो 9th में, ध्यान से समझना, 9th में इस पर्सन के मार्क्स कितने थे 700। अब जब ये 10th में आया ये ए पर्सन, इसके जो मार्क्स है ना वो है फॉर एग्जांपल 600, कितने हैं 600, या फिर या चलो ठीक है 600 है। अब 600 को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, देखो इसमें जो इस लाइन में है ना, इसमें 500 है, 500 में तो 200 ऑलरेडी चले गए हैं, अब बचे कितना 300, तो इस लाइन से तो 300 मिलेंगे इसको, और इस लाइन से इसको और 300 मिलेंगे, तो यहाँ पे इसके पास और बार डायग्राम बन जाएगा जिसमें हम लिखेंगे कि 10th में इसको कितने मिले हैं 600, और जब वो 11th में आया है ये ए पर्सन, इसको जो मार्क्स मिले हैं वो मिले हैं फॉर एग्जांपल 900। अब 300 तो ऑलरेडी यहाँ से ले चुका है, तो अब इसमें तो 5, इस लाइन में भी 500 है, 500 में से 300 इसने ले चुके हैं, बचा कितना 200। 200, एक तो ये 200 आ जाएगा, और उसके साथ साथ और 700 मुझे चाहिए, तो यहाँ तक, ठीक है, तो ये इसको 900 मार्क्स मिले हैं किस क्लास में 11th में। ये ए पर्सन की बात हो रही थी। अगर बी पर्सन का भी इसी तरीके से बनाना है तो हम कुछ इसी तरीके से सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंट बार डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे बार्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है। तो मैंने इस बार डायग्राम को, इस बार को मैंने कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, ये पहला कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट, ये तीसरा कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट 9th को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा 10th को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेक्स्ट 11th को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो डिफरेंशियल बार डायग्राम्स कौन से डायग्राम्स होते, आर दोज डायग्राम्स विच साइमल्टेनियसली present total values, as well as part of set of data। अब इसका देखो, इस चीज का भी क्या मतलब है, देखो जब आप यहाँ तक पहुंचे ना, तो ये आपको टोटल दे रहा है। देखो यहाँ से अगर आप टोटल करोगे ना, तो ये कितना बनेगा 9, या जाएगा 1500, या जाएगा 2200। अगर आप बार डायग्राम में भी देखोगे तो यहाँ पे 2200 आपको मिल जाएगा। तो इसने आपको टोटल वैल्यू दिया, तो डिफरेंशियल बार डायग्राम आपको टोटल वैल्यू देता है ऊपर, ठीक है। और आपको यहाँ से इतना भी पता चल रहा है कि किस क्लास में इसको सबसे ज्यादा मार्क्स मिले थे, ठीक। उसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट जो है इसमें टाइप, वो है कौन सा, परसेंटेज बार डायग्राम। नेक्स्ट परसेंटेज बार डायग्राम, अब देखो ध्यान से, परसेंटेज बार डायग्राम होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका बार होता है ना, जो भी आप बार बना लेते हो, वो आप शो कर लेते हो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। वो आप शो क्या कर लेते हो, देखो आपको वैल्यूज दिए जाते हैं, और उन वैल्यूज को आपको कन्वर्ट करना होता है परसेंटेज में। और आप तो जानते हो परसेंट किसके बराबर होता है, जो भी आपको मार्क्स मिले हैं डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, है ना, और परसेंट का क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इसको आप कन्वर्ट कर लेते हो परसेंटेज में, उसके बाद अपना आंसर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बोला कि 9th में आपको फॉर एग्जांपल मार्क्स मिले हैं 400 आउट ऑफ 500, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं 10th की बात करूं, आपको मिले हैं 350 आउट ऑफ 500। अगर 11th की बात करेंगे, आपको मिले थे फॉर एग्जांपल 450 आउट ऑफ 500।
तो अगर मुझे इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो ये क्या आ जाएगा, 400/500 मल्टीपल 100, तो ये कितना कितना परसेंट आ जाएगा, देख लो आप। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक सेकंड, ये 400 आपको मिले हैं 500 में। ठीक है, और परसेंट का क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितने परसेंट बन जाएंगे, ये जीरो और ये जीरो कैंसल आउट है ना, और यहाँ पे 100 आ जाएगा। पहले निकाल दो इसको, 5 2 जो ये आ जाएगा 80%। ठीक है, तो पहले आपको 80% मिले हैं। उसके बाद आपको मिला है कितना, जीरो से जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 350 डिवाइडेड बाई 5 है ना, परसेंट और 2 जीरो कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 70। तो इसमें आपको 70% मिला है। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिला है कितना, 5 9 तो यहाँ से आपको 90% मिला है। तो अगर आपने इन वैल्यूज को, ठीक है, पहले अगर आपने इन वैल्यूज को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिख लिया और उसके बाद परसेंटेज के ही बार डायग्राम बना लिया, तो इसका मतलब अच्छा, उस बार डायग्राम को क्या बोला जाएगा, परसेंटेज बार डायग्राम। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई पर्सन ए था। ठीक है, तो यहाँ पे ए पर्सन जिसने क्लास 9th में कितने परसेंट लाया है, 80% लाया है। कितने परसेंट लाया है, 80% लाया है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल उसने 80% लाया है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 80%। उसके बाद उसने लाया है 70%। ठीक है, तो हो सकता है, चलो इसी के ऊपर जैसे आपने डिफरेंशियल बनाया वैसे इसको भी बना लेंगे, तो 70%। उसके बाद उसने बना लिया है, लाया है कितने, 90%। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप परसेंटेज बार डायग्राम बना लेते हो। तो परसेंटेज बार डायग्राम्स वो डायग्राम्स होते हो जो आपको शो करते हैं क्या, अच्छा यहाँ पे लिख लेंगे, शो आर दोज डायग्राम्स विच शो simultaneously different parts of values of a set of data in terms of percentage, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, जो आपके पास बहुत बड़े मतलब लार्ज डेटा होता है उसको आप छोटे डेटा में कन्वर्ट कर लेते हो। ठीक है, तो वो तो अब आपके पास फार्मूला भी है, तो उस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर लेते हो। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट टाइप जो आता है बार डायग्राम में, वो है कौन सा, डिविएशन बार डायग्राम। डिविएशन बार डायग्राम, अब देखो डिविएशन बार डायग्राम का क्या मतलब होता है, यहाँ पे लिखेंगे पहले एक पॉइंट इसमें, these are those diagrams which are used to compare the net deviation of related variables। अब देखो इसका क्या मतलब है, चलो, और एक विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड लोकेशन। अब देखो फॉर एग्जांपल मुझे देखना है अपनी कंपनी का प्रॉफिट है या लॉस है, तो मैं कुछ साल, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कोई कंपनी XYZ कंपनी, मुझे देखना है 2020 21 2022 2023 प्रॉफिट क्या था, लॉस क्या था। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 20 में मेरा 30 था प्रॉफिट, 21 में मेरा लॉस था 10, इसमें भी मेरा लॉस था फॉर एग्जांपल 25, इसमें मेरा प्रॉफिट था 50। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मेरे पास डेटा है, ठीक है, मुझे कितना प्रॉफिट आया कितना लॉस है, अब अगर मुझे इसी चीज का सिंपल डिविएशन बार डायग्राम बनाना होगा, तो देखो इसका किस तरीके से बन जाता है। तो जो भी पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं उनको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, जैसे ये मेरा है प्रॉफिट 2020 का, उसके बाद लॉस है कितना 10। ठीक है, उसके बाद फिर से लॉस है कितना 25। ठीक है, उसके बाद कितना प्रॉफिट है 50। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5।
ठीक है, तो मैंने बना लिया डेविएशन बार डायग्राम। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि 2020, 2021, 22 और 23 कब मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट था, कब मेरा सबसे ज़्यादा लॉस था। तो ये वो डायग्राम्स होते हैं जो आपको नेट डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस होते हैं ना, वो अबो एंड बिलो, अगर आपके पॉजिटिव वैल्यूज है वो अबो द बेस लाइन आ जाएंगे, अगर आपके नेगेटिव वैल्यूज है वो बिलो द बेस लाइन आ जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमने पहला इसमें जो कंपोनेंट है ना वो कंप्लीट किया ऑलमोस्ट, मतलब इतने जितने भी हमारे पास ये बार डायग्राम्स थे इनको हमने पढ़ लिया। तो नेक्स्ट टाइप जो है हमारे पास है वो अब क्या बचा, पाई डायग्राम। ठीक है, तो पाई डायग्राम को पढ़ लेंगे। पाई, और इसको और एक नाम से हम देखते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, सर्क्युलर डायग्राम भी, सर्क्युलर डायग्राम। ठीक है, तो ये क्या होता है कि हमारे पास एक सर्कल होता है जिसको हम सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, सर्कुलर डायग्राम भी। ठीक है, या फिर इसको और एक नाम है, इसको और एक नाम से हम देखते हैं, इसको बोला जाता है एंगुलर सर्कुलर डायग्राम भी, एंगुलर सर्कुलर डायग्राम, एंगुलर सर्कुलर डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस तरीके से, देखो ध्यान से, मैं आपको स्टेप सिखाऊंगा इसमें कि किस तरीके से हम सर्कल में सेगमेंट्स या फिर वो स्लाइसेस बना लेते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप जो है ना, आपको एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना होता है। ठीक है, किया आपने सर्कल कंस्ट्रक्ट, ठीक। उसके बाद अब जब, अच्छा, कोई भी अप्रोप्रिएट साइज, छोटा बड़ा नहीं, एक आइडियल साइज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या काम करो, उसके बाद आप थोड़ा सा इसमें मार्क कर दो, मतलब ये आपको सीखना नहीं है, आपको वही से बना कर देंगे वो। ठीक है, तो आपको बस कन्वर्ट करना होता है डेटा को। उसके बाद हम सेगमेंट्स को डिवाइड कर लेते हैं। किस तरीके से सेगमेंट्स को डिवाइड किया जाता है, सबसे पहले हम वैल्यूज को इन टर्म्स ऑफ परसेंट, देखो ध्यान से, अगर मैं आपको बोलूंगा कि 100%, क्या मैं देखो ये एक सर्कल है, ये पूरा का पूरा है, तो 100% है। क्या 100% किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है, बिल्कुल होता है ना, होता है ना। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा ये 90 है, ये 180 है, 270 और ये 360 है, तो बना एक सर्कल। तो एक सर्कल का जो एंगल होता है, कंप्लीट एंगल, वो होता है 360 डिग्री। तो अगर मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पे 1% किसके बराबर होगा, तो वो होता है 360 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 360 डिवाइडेड बाई 100। अब अगर मैं आपसे बोलूं, फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताओ 10% कितने डिग्रीज होते हैं, 10% कितने डिग्रीज होते हैं, आप बोलोगे 10% को हमें क्या काम करना है, दोनों तरफ 1% अगर इसके बराबर है तो 360 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10। तो ये जीरो कैंसिल आउट, ये जीरो कैंसिल आउट, तो 10% जो होता है वो होता है 36 डिग्री के बराबर। तो जब भी आपको परसेंटेज को कन्वर्ट करना होता है डिग्री में, तो 1% होता है बराबर बेटा 360 डिवाइडेड बाई 100। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाएगा कि 20% कितने डिग्रीज होते हैं, आप बोलोगे 360 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20। तो ये जीरो, ये और ये जीरो कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा 6 टू 12, तो 72 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप परसेंटेज को किस में, इन टर्म्स ऑफ डिग्री लिख सकते हो, किस तरीके से मल्टीपल करना है 360 बाई 100 से। तो पहला काम तो आपको यही करना है। और परसेंट भी आप जानते हो, परसेंट तो हमने भी आपसे, जब भी आपको परसेंटेज में वैल्यू चाहिए, आपको आपके पास वैल्यू होना चाहिए, उसके बाद टोटल वैल्यू होना चाहिए, और परसेंट का 100 आपको मल्टीपल करना है। ठीक, अब मसला ये है कि हमें क्या दिया जाता है वहां पे, देखो क्वेश्चन किस तरीके से दिया जाता है, बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। आपको बोला जाएगा, फॉर एग्जाम्पल, अच्छे से समझना, फॉर एग्जाम्पल इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पे आपको एक पाई चार्ट दिया जाएगा। ठीक है, पाई चार्ट में जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इस पे सेगमेंट्स कुछ बना कर रख लेंगे, जैसे जैसे आपके एग्जाम में आएगा ना वैसे ही मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन बना कर दूंगा। उसके बाद इसमें फॉर एग्जांपल ध्यान से समझना इस बात को कि फॉर एग्जांपल ये हमारा है प्राइमरी सेक्टर। देखो हर एक चीज को मैं लिखूंगा यहाँ पे, ये हमारा प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, ये है प्राइमरी सेक्टर।
ठीक है। उसके बाद ये है सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है। उसके बाद ये है ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्चा आया, या फिर ट्रांसपोर्ट ने हमें कितना रेवेन्यू दिया, ये ट्रांसपोर्ट है। उसके बाद ये हम लिखेंगे फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, ठीक है। उसके बाद इसको लिखेंगे हम सोशल सर्विस। सोशल सर्विस, ठीक है। तो मैं देखूंगा, मैं आपको दूंगा यहाँ से वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ डिग्री कि प्राइमरी सेक्टर पे कितना खर्चा आया, सेकेंडरी सेक्टर पे कितना खर्चा आया, ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्चा आया। ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर में भी मैं बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 58 डिग्री। देखो मैं डिग्रीज में लिख रहा हूँ, 58 डिग्री 32 मिनट्स। ठीक। या फिर पॉइंट्स में भी आप लिख सकते हो। ठीक है। इसी तरीके से सेकेंडरी में 91.44 या 91 डिग्री 44 मिनट्स, इसमें 99 है, इसमें आपके पास 65.16 है, इसमें आपके पास 46.08 है। ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताओ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज प्राइमरी सेक्टर पे कितना खर्चा आया है, प्राइमरी सेक्टर पे कितना खर्चा आया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और इन टर्म्स ऑफ डिग्री। अगर डिग्री दिया है तो परसेंटेज पूछा जाएगा, अगर परसेंटेज दिया गया है तो डिग्री पूछा जाएगा। ठीक है। तो इसको किस तरीके से आप देखो, प्राइमरी सेक्टर पे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना खर्चा आया है, तो हम जानते हैं, देखो 100% होता है बराबर 360 डिग्री। तो अगर मुझे 1 डिग्री देखना है किसके बराबर होगा, आप बोलोगे सर 100 डिवाइडेड बाई 360 परसेंटेज, यही होता है। तो प्राइमरी सेक्टर तो हमारे पास 58.32 है डिग्री, तो ये कितना परसेंट होगा, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, यहाँ भी 58.32 लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीपल 5832, पॉइंट के बदले 1, उसके बाद 2 डिजिट है तो 0, ये 2 0 ये 2 0 कैंसल आउट। 5832 डिवाइडेड बाई 360 आपके पास आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आंसर। इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है। तो जो भी आपके पास अप्रोक्सीमेटली 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है। तो 16% आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको इन टर्म्स ऑफ डिग्री दिया है और पूछा जाएगा कि परसेंटेज में बताओ, तो आप परसेंटेज निकाल सकते हो। ठीक है। चलो, अगर पूछा जाएगा कि बताओ ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्चा आया है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, फिर से वही काम करना है। 1 डिग्री होता है 100/360%। ठीक है। तो 99 किसके बराबर होगा, 99 डिग्री किसके बराबर होगा, आप बोलोगे सर 100 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीपल 99। तो करो इसको सिंपलीफाई, ये जीरो कैंसिल आउट, 3 1 जार 3 2 जार, उसके बाद 3 3 जार। ठीक है। तो ये आ जाएगा 330 डिवाइडेड बाई 12, देख लो वो किसके बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली देख लो, है ना। ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली वो आ जाएगा 27 पॉइंट समथिंग, 27 पॉइंट समथिंग वो आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेते हो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, अगर आपको दिया जाएगा इन टर्म्स ऑफ डिग्री। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पाई चार्ट पे क्वेश्चन हो सकता है कि पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट जो हमारा टाइप रहेगा वो है फ्रीक्वेंसी डायग्राम। फ्रीक्वेंसी डायग्राम, फ्रीक्वेंसी डायग्राम में जो आपको पहला पढ़ना है वो है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम देखो ध्यान से, हिस्टोग्राम बिल्कुल बहुत आसान है। ठीक है। हिस्टोग्राम जिस तरीके से आपने ऊपर बार डायग्राम्स बनाए हैं ना, या फिर एक सेकंड यहाँ पे लिखेंगे ही हम। ठीक है। बिल्कुल अच्छे से समझना, जैसे आपने बार डायग्राम को बनाया वैसे ही हिस्टोग्राम भी होता है। फिर डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस कहाँ पे है, हिस्टोग्राम 2 डायमेंशनल फिगर होती है, लेकिन बार डायग्राम आपका क्या होता है बेटा, 1 डायमेंशनल। ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो होता है ना, ये है कि हिस्टोग्राम क्या है, आपका 2 डायमेंशनल है।
टू डी डायग्राम है, ठीक है। टू डी इसलिए है क्योंकि यहां पे बोथ लेंथ एंड breadth of bars or of rectangles are considered for purpose of comparison, फॉर पर्पज ऑफ कंपैरिजन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बार डायग्राम होता है 1D डायग्राम और हिस्टोग्राम क्या होता है 2D डायग्राम, ठीक है बेटा। तो इस चीज़ को आपको खास ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद तो अगर ये 2D डायग्राम है, यहाँ पे जो हिस्टोग्राम्स बन जाते हैं ना, देखो किस तरीके से बन जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखूंगा, फॉर एग्जांपल एक साइड से हमारे पास है मार्क्स और एक तरफ है हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स है फॉर एग्जांपल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, उसके बाद 40 to 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 5, 10, 15, 20, 12, ठीक है। अब अगर मुझसे पूछा जाएगा कि इसका हिस्टोग्राम बना लो, ठीक है। अब 2D डायग्राम है ना, 2D डायग्राम है, 2 डायमेंशनल है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी इसकी ब्रेड्थ भी चेंज हो जाती है, लेकिन हमेशा ब्रेड्थ चेंज नहीं होती है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा क्या है कि यहाँ पे दोनों को कंसिडर किया जाता है, लेकिन ये जो ब्रेड्थ है ना, ध्यान से समझना, ये जो ब्रेड्थ है ना, ये डिपेंड करेगा क्लास इंटरवल पे। किस पे डिपेंड करेगा? क्लास इंटरवल पे। चलो इसका बना ही लेंगे हिस्टोग्राम इसका बना लेंगे। तो यहाँ से मार्क्स और यहाँ से फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो वैल्यूज देंगे, फ्रीक्वेंसी 0 है, 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15, 20, 25, ठीक है। मार्क्स गैप क्या है? 0, 10, 20, 30, 40, 50, कहाँ तक है? 60, चलो ठीक है। तो पहला रेंज जो आ रहा है 0 to 10, कितने हैं? 5 बच्चे हैं, ठीक है। 0 to 10 है 5 बच्चे, है ना। उसके बाद 10 बच्चे हैं, ठीक है। उसके बाद 15 बच्चे हैं, ठीक है। उसके बाद 20 बच्चे हैं। उसके बाद कितने हैं? 12 बच्चे हैं। 12 12 12 तो यहाँ पे आ जाएगा ना 12। अब देखो ध्यान से, ये जो हिस्टोग्राम बना है ना, क्या इसकी ब्रेड्थ सेम है? देख लो, क्या इसकी ब्रेड्थ सेम है? यस, ब्रेड्थ क्या है? सेम है। अब ये ब्रेड्थ, लेकिन ऊपर तो हमने लिखा 2D, ये इस वक्त भी 2D डायग्राम ही है, लेकिन अब यहाँ पे ब्रेड्थ जो देखो, ये कभी कभी आपको सेम भी मिलेगा, कभी कभी आपको डिफरेंट भी मिलेगा, डिफर भी हो जाएगा। अब सेम कब मिलता है? जब आपका क्लास इंटरवल सेम होता है। देखो गैप कितनी है यहाँ पे? 0 से लेकर 10 तक 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, डिफरेंस इसमें भी। तो जब आपका क्लास इंटरवल सेम मिल जाता है, तब आपकी जो ब्रेड्थ रहती है वो सेम होती है, ठीक है। और अगर आपका क्लास इंटरवल डिफरेंट है तो आपकी जो ब्रेड्थ है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि जब सेम कब होता है, देखो और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सेम तब होता है जब इक्वल क्लास होता है। इक्वल क्लास का मतलब होता है ये, ठीक है। और डिफरेंट कब होता है? जब अनइक्वल क्लास होता है। अनइक्वल क्लास जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लास इंटरवल लिख लेता 0 से लेकर 10, ठीक है। 10 से लेकर 15, 15 से लेकर 20, 20 से लेकर 35, 35 से लेकर 40। अब देख लो यहाँ पे गैप कितनी है? 10 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15 का गैप है, यहाँ पे 5 का गैप है। तो जब भी आपका अनइक्वल क्लास होता है, जब भी आपका अनइक्वल क्लास होता है, तब आपकी जो ब्रेड्थ होती है वो डिफरेंट होती है। क्या होती है? डिफर करती है।
आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो बेटा हिस्टोग्राम जो होते हैं ना, ये 2 डायमेंशनल्स होते हैं, लेकिन ब्रेड्थ कभी कभी सेम भी होती है। कब होती है? जब आपका इक्वल क्लास होता है। ठीक है, तो और एक चीज कि हमेशा और हमेशा आप वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी रख लेते हो और एक्स एक्सिस पे आप वेरिएबल को रख लेते हो, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो हिस्टोग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। तो वो तो आपने पढ़े हैं, कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज, 3 सीरीज हमारे पास होती है ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास? नेक्स्ट है पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन क्या है कि अगर आपने इसके मिड वैल्यूज ज्वाइन कर लिए तो उसको, उस करो को बोला जाएगा क्या? देखो, अगर आपने इसके ये ज्वाइन किए ना मिड वैल्यूज, तो इसको बोला जाता है पॉलीगॉन। क्या बोला जाता है? पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन है क्या असल में? देखो, बिल्कुल अच्छे से समझना कि पॉलीगॉन अगर आपको मिल जाता है ना, वो तो आपको हिस्टोग्राम से ही मिलता है। आप मिड पॉइंट्स ज्वाइन कर लेते हो हिस्टोग्राम के, या फिर जो बीच में वैल्यूज होते हो ना, जब आप इनको ज्वाइन करते हो ना, तो वही आपके क्या होते हैं? पॉलीगॉन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पॉलीगॉन्स को भी। पॉलीगॉन क्या होता है? फॉर्मड बाय ज्वाइनिंग mid points, by joining mid points of top of all rectangles in a histogram। ठीक है, बस यही एक मतलब डेफिनेशन है कि जो आपको याद होनी चाहिए कि पॉलीगॉन होता क्या है जब आप मिड पॉइंट्स ऑफ हिस्टोग्राम ज्वाइन कर लेते हो आपस में। ठीक है, लेकिन ये एक मतलब देखो, ये आप स्केल से ज्वाइन नहीं कर लेते हो, ये पॉइंट्स आप स्केल से ज्वाइन, ये आप रफली ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, रफली आप ड्रा कर लेते हो। ठीक है, तो चाहे आपके पास हिस्टोग्राम है या नहीं है, आप वैसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते। तो जरूरी नहीं है कि पहले आप हिस्टोग्राम ही बनाओगे। क्यों? क्योंकि आप इसके मिड पॉइंट्स तो निकाल सकते हो, है ना। आप तो इस चीज के मिड पॉइंट्स तो निकाल सकते हो, उन मिड पॉइंट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, उसके बाद आगे करो। नेक्स्ट जो हमारे पास रहेगा वो है क्या? आगे करो। ठीक है, आगे करो। अब देखो, आगे करो का और एक नाम है, आगे करो को हम बोलते हैं कोम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करो। अब इसमें आपको 2 चीजें पढ़नी होती है। एक आपको पढ़ना होता है लेस देन टाइप, और एक टाइप पढ़ना होता है मोर देन टाइप। ठीक है, तो ये 2 केसेस हमें इसमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस तरीके से इसका आर्ग्यू करो बना लेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम देखेंगे लेस देन टाइप है। अगर हमें गिवन है, फॉर एग्जांपल हमें गिवन है मार्क्स 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, उसके बाद 30 to 35, 35 to 40। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम जो हमें दिया गया है वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 4, 6, 10, 10, 25, 22, उसके बाद 18, उसके बाद 5। ये क्वेश्चन मुझे दिया गया है। ठीक है, अब मुझसे पूछा गया है कि इसका आर्ग्यू करो बनाओ लेस देन टाइप में, लेस देन टाइप आर्ग्यू करो बनाओ। अब एक चीज आप मुझे बोलो, अगर मैं आपसे बोलूं कि जब भी आपको मार्क्स लेस देन बनाने होंगे, लेस देन क्या, पहला देख लो, मार्क्स लेस देन टाइप अगर आपको बनाना है तो पहले मैं लिखूंगा ना कि बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको लेस देन 5 मार्क्स मिले, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको 5 मार्क्स से कम मिले हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 4 ही स्टूडेंट्स है ना, जिनको क्या 5 मार्क्स से कम मिले हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको 10 मार्क्स से कम मिले? अब आप बोलोगे सर
4 को भी 10 से कम मिले हैं, 6 को भी 10 से कम मिले हैं, मतलब 4 प्लस आप 6 इक्वल टू 10। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 15 से कम मिले हैं? तो आप बोलोगे सर अब तो ये 10 भी आ जाएंगे इसमें, तो 4 प्लस 6 प्लस 10, ये कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, है ना, 20 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देते हो, इसको बोला जाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप। तो इसी तरीके से आपको प्लस करते करते जाना है, ठीक है। लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35, लेस देन 40। तो आगे आगे आपको इसी तरीके से प्लस करना होगा। तो 20 प्लस आप 10 कितना होगा? 30, है ना। 30 प्लस आप 25 कितना होगा? 55। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 30 से कम मिले हैं? तो 55 प्लस आप 22, है ना, ये कितना आ जाएगा? 77, ठीक है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको 35 से कम मिले? आप बोलोगे सर 77 प्लस ऑफ 18, ठीक है, तो वो कितने होंगे? वो 95 होंगे। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको जिनको 40 से कम मिले हैं? तो 95 प्लस ऑफ ये, तो सारे के सारे आ जाएंगे। तो ये आपको मिलता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो जब भी आपको लेस देन टाइप बनाना होता है ना, तो ऊपर से आप प्लस करते आते हो। जब आपको मोर देन में कन्वर्ट करना होता है ना, तो आप नीचे से प्लस करते आते हो, ठीक है। तो ये आपको वहां पे बनाना नहीं है, बस आपको अगर इस पे कोई स्टेटमेंट दिया जाएगा तो इस तरीके से आप आर्ग्यू करो में लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देते हो, ठीक है। तो इसकी जो अगर आप आर्ग्यू करो देखोगे ना किस तरीके से बनती है, वो भी एक स्मूथ रफ करो बन जाती है। कोई पेंसिल मतलब कोई स्केल यूज नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ से तो फ्रीक्वेंसी होती है ऑलवेज, और यहाँ से तो वेरिएबल का वैल्यू होता है मार्क्स, ठीक है। तो ये है हमारे पास जो मार्क्स आ रहे हैं ना, मार्क्स हमारे पास जो आ रहे हैं वो है 0 से लेकर, चलो ठीक है, मार्क्स से कहाँ से लेकर हाईएस्ट कहाँ तक है? 22 तक है ना, ठीक है। तो देख लेंगे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गैप रख लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 0, 20, उसके बाद 40, उसके बाद 60, उसके बाद 80, उसके बाद 100। 100 हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। वो मार्क्स किस तरीके से? 5, उसके बाद 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40, है ना, 40 तक है, ठीक है, 40 तक ही दिए हैं, ठीक है। तो 0, अच्छा 5 मार्क्स, 5 मार्क्स देखो बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। 5 मार्क्स में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं? 4 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो 5 मार्क्स में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, है ना, ठीक है, 4 स्टूडेंट्स आ रहे हैं 5 मार्क्स में। कितने स्टूडेंट्स है? 10 मार्क्स में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं? 10 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो 10 मार्क्स में 10 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। उसके बाद 20 मार्क्स में कितने स्टूडेंट्स, सॉरी 15 मार्क्स में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं? 20 आ रहे हैं, है ना। 15 मार्क्स में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं? 20 आ रहे हैं। उसके बाद 20 मार्क्स में कितने स्टूडेंट्स है? 30 है, ठीक है, 30 है। उसके बाद 25 में कितने स्टूडेंट्स है? 25 में कितने स्टूडेंट्स है? 55 है ना, 55 तो यहाँ पे है अप्रोक्सीमेटली। तो कुछ इस तरीके से आप आगे करो बना लेते हो, इनको ज्वाइन करना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप कोई स्केल यूज नहीं करते हो, ये एक स्मूथ करो होती है, ठीक है, स्मूथ करो होती है, स्मूथ करो होती है, कोई भी आप यहाँ पे स्केल यूज नहीं करते हो, ठीक है। तो इसको बोला जाता है लेस देन टाइप आर्ग्यू करो। इसी तरीके से मोर देन टाइप आर्ग्यू करो भी आप बना लेते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें और एक ग्राफ आता है, उसको हम बोलते हैं क्या? लास्ट जो आता है उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। अब अर्थमेटिक लाइन ग्राफ क्या होता है इसको सीख लेंगे। इसका और एक नाम है टाइम सीरीज ग्राफ, टाइम सीरीज ग्राफ, ठीक है, टाइम सीरीज ग्राफ। तो यहाँ पे हम जो भी डेटा प्रेजेंट करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम होता है, ठीक है। तो टाइम टाइम को हम एक्स एक्सिस पे रख लेते हैं, ठीक है, टाइम को हम एक्स एक्सिस पे रख लेते हैं, और फ्रीक्वेंसी को आप तो जानते हो, जो भी फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम वाई एक्सिस पे रख लेते हैं, ठीक है। अब टाइम आपके पास चाहे फिर ये
मंथ के हिसाब से देगा, ईयर के हिसाब से भी दे सकता है, ठीक है, डेज के हिसाब से भी दे सकता है ना, या फिर मिनट आवर के हिसाब से भी दे सकता है, ठीक है। तो जब भी आप स्टैटिस्टिकल डेटा को प्रेजेंट करते हो ना ग्राफ पेपर पे, तो तब यूजुअली बन जाता है कौन सा, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। तो ये वाला जो ग्राफ है ना, ये आप यूजुअली किस पे बना लेते हो, ये आप ग्राफ पेपर पे बना लेते हो। किस पे बना लेते हो बेटा, ग्राफ पेपर पे ग्राफ पेपर पे ये बनाया जाता है, ठीक है। अब इसमें आप किस तरीके से बना लेते हो, इसमें मतलब एक वेरिएबल भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, आपकी मर्जी है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल करूँ, मंथ, और उसके बाद चलो मंथ मंथ में हम लिखेंगे, चलो ठीक है, जनवरी, फेब, उसके बाद मार्च, उसके बाद अप्रैल, ठीक है। हम देखेंगे कि प्रोडक्शन किस मंथ में कितनी हो गई है। जैसे यहाँ पे 5 टन है, यहाँ पे 7.5 टन है, यहाँ पे 5 टन है, यहाँ पे 10 टन है। तो अगर मुझे इसका लाइन ग्राफ बनाना होगा, तो इस लाइन ग्राफ बनता है ग्राफ पेपर पे, ठीक है। तो यहाँ से तो आ जाएगा मंथ एक्स एक्सिस पे, और यहाँ से आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये है जनवरी, ये है फेब, ये है मार्च, और उसके बाद ये है अप्रैल, ठीक है। तो ये है यहाँ से फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी प्रोडक्शन हो गई है ना, ठीक है। तो जनवरी में कितना है, 5, ठीक है। फेब में कितना है, 7.5। उसके बाद मार्च में कितना है, 5 है, ठीक है। अप्रैल में कितना है, 10 है, ठीक है। तो इनको ज्वाइन करना है, लेकिन अब इम्पॉर्टेंट ये है कि इनको आपको ज्वाइन किस तरीके से करना है, स्केल से ज्वाइन करना पड़ेगा, स्केल को आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये मतलब स्ट्रेट लाइन्स आपको बनानी होती है, ये स्मूथ कर्व नहीं होती है, ठीक है। तो ये स्मूथ कर्व नहीं होती। तो इस तरीके से कभी कभी आपको दो वेरिएबल्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे प्रोडक्शन इतनी की है, तो आपसे पूछा जाएगा कि फॉर एग्जांपल सेल्स इतनी हो गई है, फॉर एग्जांपल सेल हो गई है 7.5 टन, ठीक है, 10 टन हो गई है, फॉर एग्जांपल 5 टन हो गई है, फॉर एग्जांपल 7.5 या फिर से 10 टन हो गई है, ठीक है। या फिर इस पे थोड़ा सा ऊपर करेंगे, 12.5 टन होंगे, हो गए हैं। तो इसका मतलब ये फिर टू वेरिएबल्स, ऑन द बेस ऑफ टू वेरिएबल्स आपका लाइन ग्राफ बन जाता है। तो जनवरी के महीने में कितना है, 7.5, तो 7.5 यहाँ पे है। फेब के महीने में 10 है, तो ये तो यहाँ पे आ जाएगा। मार्च के महीने 5 है, 5 यहाँ पे आ जाएगा, है ना, 5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अप्रैल में कितना है, 12.5, 12.5 तो यहाँ पे है, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से भी बना सकते, बस ज्वाइन करना है, ठीक है। इस तरीके से ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा जितना भी हमने इसमें पढ़ा है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट हो गया है। होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर कोई भी किसी को भी डाउट है तो वो मुझे डीएम कर सकता है। उसके साथ साथ अगर किसी को भी इसके नोट्स चाहिए तो मैं आपको एक बार इसके नोट्स दिखा दूंगा कि नोट्स हमने पूरे रेडी करके रखे हैं। यहाँ पे आपके पास है टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन, देखो नोट्स किस तरीके से बने हैं, ठीक है। तो पूरे के पूरे नोट्स बन चुके हैं हर एक चैप्टर के, तो आप डीएम कर सकते हो जिसको ये नोट्स चाहिए, तो उसको हम ये नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू सो मच।